हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। तो टारगेट नीट 2022 फिज़िक्स की वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम एनएलएम के ही कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो 1 देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि उसमें हमने कुछ 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से और फिर इसके सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो में मैं इन 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड करने वाली हूँ और इसके आगे फर्दर आपको 5 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस दूँगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be. देखो तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी कन्वेयर बेल्ट पर m kg पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में m kg मास जो है वो गिर रहा है। तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी ताकि जो हमारी कन्वेयर बेल्ट है वो v वेलोसिटी से मूव करती रहे। अब देखो, मैक्सिमम बच्चों का इसमें जो एक फर्स्ट आंसर होगा वो होगा कि भाई 0। क्यों? क्योंकि कन्वेयर बेल्ट को तो 0 वेलोसिटी से मूव करना है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आंसर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम मास को मास को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब मास को हम कांस्टेंट मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं dv/dt। और दूसरी टर्म हम लिख सकते हैं v को कांस्टेंट निकाल के और इसको लिख सकते हैं dm/dt। तो जनरली क्या होता है ना कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से ये टर्म जो है वो 0 रहती है। इसलिए जनरली हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद टाइम जो कन्वेयर बेल्ट है उसका जो मास है वो बढ़ता जा रहा है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर मास में चेंज हो रहा है, तो ये जो टर्म होगी ये नॉन ज़ीरो होगी। ओके, जिसकी वजह से हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो फोर्स होगी उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब dv/dt 0 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। ओके, तो इसे लिख लेंगे 0 प्लस v वेलोसिटी से उसे मूव करना है, v कांस्टेंट वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मास है वो हमें दे रखा है m kg पर सेकेंड। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे m से, तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास कितना? mv न्यूटन। ओके, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अ 0.5 kg बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्या दे रखा है कि भाई एक जो बॉल है वो आई, इसको हिट की एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और सेम एंगल पर बाउंस बैक कर गई। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है कि इतनी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से आई और 12 मीटर पर सेकेंड से ही बाउंस बैक भी कर गई। हमें दे रखा है टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है? 0.25 सेकेंड, और एवरेज फोर्स हमें निकालना है कितना लगेगा वॉल के ऊपर। तो देखो भाई, जो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला है, एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनी आइडिया? हम लोग एक फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स। यस, हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो एफ एवरेज यहाँ पर लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, डेल्टा टी टाइम हमें दे रखा है 0.25 सेकेंड्स। अब इम्पल्स जो बॉल के ऊपर लग रही है, अब इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ध्यान रहे इसमें, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो, जब ये बॉल इस तरह से आ रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी के अभी दो कंपोनेंट होंगे। ये होगा 30 डिग्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मोमेंटम अगर mv है, ठीक है, तो यहाँ इसका मोमेंटम हो जाएगा mv cos थीटा और यहाँ इसका मोमेंटम हो जाएगा mv sin थीटा। और यहाँ पर वापस जाते हुए, बाउंस बैक करते हुए, इसका जो मोमेंटम है इस डायरेक्शन में है mv, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे mv cos 30 और mv sin 30। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि दो डायरेक्शन में मोमेंटम है इस बॉल का। ठीक है, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अगर आप y डायरेक्शन को नोटिस करो तो y डायरेक्शन में ओरिजिनली इसका जो मोमेंटम था mv cos 30 था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर भी बाद में भी इसका जो मोमेंटम है वो mv cos 30 है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली मोमेंटम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है ना। मोमेंटम कहाँ चेंज हुआ? x डायरेक्शन में चेंज हुआ, क्योंकि पहले वो राइट साइड की तरफ था और बाद में जाते हुए वो लेफ्ट साइड की तरफ हो गया। तो मोमेंटम चेंज किस में आया? सिर्फ x डायरेक्शन के अलॉन्ग आया। तो हम लोग ये जो इक्वेशन लगाएंगे ना, ये हम लगाएंगे फॉर x डायरेक्शन ओनली। ठीक है, y डायरेक्शन में ये इक्वेशन जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि y डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो 0 है। ओके, तो फाइनल मोमेंटम हम लिख लेते हैं, हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम इज माइनस mv sin 30 एंड इनिशियल मोमेंटम वॉज mv sin 30। ठीक है, ये हो गया माइनस 2mv sin 30 यानी कि 1/2। तो ये हो गया अपने पास माइनस mv। तो f एवरेज इंटू 0.25 इज इक्वल टू माइनस mv। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है। मास कितना दे रखा है इसका? 0.5 और स्पीड दे रखी है 12। तो एफ एवरेज हम निकाल सकते हैं। ये मैं अब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ, मुझे डायरेक्शन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा? यहाँ 4 आ गया, ये 2, ये आ गया हमारे पास 24 न्यूटन। तो जो इसके ऊपर एवरेज फोर्स लगेगी दैट विल बी 24 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैचेज 0.1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि भाई किसी क्रिकेटर ने अपने हाथ का इस्तेमाल करके, ठीक है, एक बॉल को रोका। बॉल जो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी उसने इसको स्टॉप कर दिया। यहाँ आके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमें दे रखी है कितनी? 20 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, टाइम दे रखा है स्टॉपिंग का 0.1 सेकेंड और हमें इसका मास दे रखा है 150 ग्राम। हमें 150 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 0.15 kg। ओके, अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड हमें निकालनी है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एफ डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं या फिर आप नेगेटिव ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ही पूछा है इन्होंने। ओके, तो फोर्स इनटू टाइम ऑफ स्टॉपिंग इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा क्योंकि बॉल रुक गई है। इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा? मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी थी? 20। तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 20। ओके, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास टाइम को हम यहाँ ले आते हैं, तो फोर्स हो गई -30 न्यूटन।
ओके, मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है तो हम इसका आंसर लिख देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया सेम जो हमने अभी किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बिल्कुल इसके जैसा। तो क्या दे रखा है कि अ 3 kg बॉल स्ट्राइक्स अ हैवी रिजिड वॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड सेम एंगल। If the ball is in contact with the wall for 0.20 second, what is the average force exerted on the ball by the wall? अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको इसका एक लंबा मेथड कराया था, पूरे कंपोनेंट्स वगैरह लेकर सब सिखाया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, आप लोग एक इजी तरीके से जो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड है उसको निकाल सकते हो। वो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको ध्यान रखना है बस कि जो एंगल यूज़ करना है ना वो ये वाला यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला, थीटा। ठीक है, तो वो जो फोर्स एक्सर्टेड होगा उसका फॉर्मूला, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, उसका फॉर्मूला लगेगा 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जो टाइम इंटरवल है जिस दौरान वो कॉन्टैक्ट में रहा वॉल के साथ। ठीक है, ध्यान रहे थीटा कौन सा यूज़ करना, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला, वरना गलत हो जाएगा। बड़े तरीके से करना है तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो, और छोटे तरीके से करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 × 3 × v कितना है 10 cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 0.2। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 × cos 30 यानी कि √3/2। तो ये आ गया हमारे पास 150 √3 न्यूटन। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। आई होप क्लियर हुआ होगा और आपने देखा कि कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F equal to 600 minus 2 × 10⁵ into T, where F is in Newton, T is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. ठीक है, what is the average impulse imparted to the bullet? ये क्या कह रहे हैं कि एक जो गन है ना वो बुलेट पे इस तरह से फोर्स लगाती है, और जैसे ही वो बुलेट इस गन के बैरल में से पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, वो फोर्स जो है वो 0 हो जाती है। अब हमें बताना है कि बुलेट के ऊपर एवरेज इम्पल्स कितना लगा होगा। ओके, तो सबसे पहले इम्पल्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे एवरेज इम्पल्स के लिए। देखो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये फॉर्मूला कि इम्पल्स इम्पार्टेड इज गिवन बाय F/dt। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए कि कितने टाइम के लिए जो है इसके ऊपर फोर्स लगी थी। ओके, अब वो टाइम कैसे आएगा, वो इस इक्वेशन से आएगा। कैसे, हमें पता है कि इस बुलेट ने निकलने में जितना टाइम लगाया उतनी देर में ये फोर्स जो है वो 0 हो गई। तो हम इस फोर्स को 0 लिखेंगे इक्वल टू 600 minus 2 × 10⁵T। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁵। तो ये आ गया मेरे पास 3 × 10⁻³ सेकेंड्स। ये आ गया मेरे पास टाइम, इतने टाइम के लिए इसके ऊपर फोर्स लगी। अब हम इम्पल्स निकालेंगे। इम्पल्स जो है वो होगा, फोर्स लिखेंगे dt। ठीक है, अब इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगी, यानी कि 0 से लेकर t टाइम तक, और t टाइम कितना है 3 × 10⁻³ सेकेंड। इतने टाइम तक के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा j = 600t, यहाँ पर इंटरवल लग जाएगी माइनस 2 × 10⁵ t²/2, यहाँ पर भी इंटरवल लग जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 18 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 10⁻5 इंटू 9 इंटू 10⁻6, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि हो गया 1.8 माइनस 0.9, यानी कि 0.9 न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स आ गया अपने पास कितना 0.9 न्यूटन सेकंड। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन डी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी आपको। अब क्योंकि मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए, तो नेक्स्ट 5 मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, इन्हें आप ट्राई करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सोल्यूशंस आपको दूंगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस क्वेश्चन का, आपको इसे ट्राई करना है। याद रहे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन पर। 2 मिनट में नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे अगले 3 क्वेश्चन ये हैं, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो इसे। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है वो ये है। ओके, ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो, ठीक है। और मैं इसी तरह से वीडियो सीरीज लाके आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, ओके, एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी।